हाय एवरीवन। सो यार, अगर आपको लग रहा है इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक सजेस्ट करने वाला तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा नहीं होने वाला। यार जाहिर सी बात है, पिछले 17-18 सालों से जिस हैंडराइटिंग को हम लिखते आ रहे हैं, हमारे ब्रेन, हमारे मसल, हमारी बॉडी को जिस हैंडराइटिंग की आदत हो गई, वो अगले 17-18 दिनों के अंदर कैसे ही बदल जाएगी। तो मेरे भाई, मुझे डर उस चीज का बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग पैदाइशी ही गंदी है। मुझे डर दो तीन चीजों का, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा एक फ्रेंड था जो कि बहुत ब्रिलियंट है, आज भी उसका माइंड बहुत शार्प है, हालांकि वो अच्छी कंपनी के अंदर प्लेस्ड है, बट एक्चुअल में वो बोर्ड के अंदर उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था क्योंकि उसके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं थी। उसकी राइटिंग भले ही गंदी थी, पर उसके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स भी नहीं थी। आपकी हैंडराइटिंग हो सकता है उतनी अच्छी नहीं है, बट आपके पास अगर प्रेजेंटेशन स्किल्स है तो भी आपको एग्जामिनर जो है मार्क्स देगा। क्योंकि यहां पे जब टीचर्स आते हैं आपके कॉपी चेक करने, तो टीचर को पता होता है कि भाई अगर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग गंदी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके पास दिमाग भी गंदा ही होगा। बात आ रही समझ में? तो कुछ बातें आपको खासा ख्याल रखनी है। और देखो, मेरे ना टीचर हमेशा से मुझे एक चीज बोलते थे कि एग्जाम वाले दिन ना कुछ अलग से चमत्कार नहीं होता, कुछ अलग से हमारे पास शक्तियां नहीं आ जाती कि भाई हम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा अच्छा लिखना जो है एग्जाम वाले दिन शुरू कर देंगे। हमारे ब्रेन को ना एक आदत देनी पड़ती है। जैसा आदत जैसी जिस जिस तरीके से हम उसको ढालेंगे ना, वो एग्जाम वाले दिन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही परफॉर्म करता है। तो मेरे भाई, कुछ आदतें हैं जो कि अभी आप डालना शुरू कर दो। सबसे पहले चीज देखो, मैं आपको पर्सनली बेटा एक चीज रिकमेंड करूंगा। आप क्या करना, जो हमारी आंसर शीट होती है, ऐसे रेक्टेंगल वाले आंसर शीट होते हैं ना बेटा, वो ऐसी वाली आंसर शीट जो है ना मार्केट के अंदर मिल जाती है, जाके वो आप ले आना और इसके ऊपर अब जो है आप आंसर्स लिखना शुरू कर दो। उससे होगा क्या, अगेन आपके ब्रेन, आपके मसल को लंबे लंबे लाइनों के अंदर लिखने की आदत बन जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मुझे डर पता है किस चीज का सबसे ज्यादा है, यार देखो, आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, पेन का कलर चेंज करते हैं। आपका पेपर स्टार्ट हुआ, आपके अंदर जोश बहुत तगड़ा, आप बहुत कायदे से प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग के अंदर लिखना शुरू कर रहे हो। प्यारी हैंडराइटिंग को यही जज मत कर लेना कि यही प्यारी हैंडराइटिंग होती है, नहीं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे ये लाइन यहाँ पे, तो वो लाइन के मिड में लिख रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे मेरी तरह लाइन के ऊपर भी लिखते हैं। मेरा प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग से मेरा मतलब है कि साफ सुथरा, जो कि पढ़ने में आ रहा हो। बट होता क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, साफ साफ बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया तरीके से लिखेंगे, बट एंड आते आते बिल्कुल यहां आ जाते हैं हम। हमें इतना जल्दी जल्दी हम लिख दे होते हैं कि कभी कभार हमारे साथ ये हो जाता है कि हमारे 2 पेज भी जो है ना बीच में के अंदर छूट जाते हैं। फिर हमें क्या करना है, बीच में से वो चीज काटनी पड़ती है। यहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या होती है ऐसी हैंडराइटिंग्स के साथ? जो हमारे एग्जामिनर होते हैं ना, उनको आंसर्स लोकेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यहां पे अगर आप देखोगे ना, कोई टाइडीनेस नहीं है, बहुत ही ज्यादा अनटाइडी सा हो रहा है। तो मैं आपको पर्सनली एक चीज रिकमेंड करूंगा मेरे भाई, कि ऐसा मत करना बिल्कुल भी कि एंड में आते 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 आप बिल्कुल ही कचरा भरने लगो पेपर के अंदर। और ये आदत पता है कैसे बनेगी? ये आदत आपकी ऐसी बनेगी, जब वो मैंने आंसर शीट आपको बोली है ना, उसको लेकर आओगे, हमेशा सैंपल ए पर बैठ के सॉल्व करते रहोगे, तो आपकी आदतें बनती चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो कहीं भी ऐसा आपको नहीं छोड़ना है कि एग्जामिनर को आंसर लोकेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कि भाई पहला छठा ही क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद सीधा 13वें क्वेश्चन पे आ गए, फिर पहला क्वेश्चन कर दिया, फिर चौथा क्वेश्चन कर दिया। नहीं, एक सीक्वेंस के अंदर, एक पैटर्न के अंदर चलना। या तो उल्टा पेपर सॉल्व करो, सीधा पेपर सॉल्व करो, या बीच का कोई सेक्शन सॉल्व कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको सीक्वेंसिंग के अंदर ही रखना, ताकि एग्जामिनर को ईज दो। देखो यार, मैं आप लोगों को बताता हूं, जो पेपर हमारे चेक करते हैं ना, उनकी एज कंपैरेटिवली थोड़ी ठीक ठाक होती है। अब ऐसे में यार देखो, इंसानों की लाइफ में ना कई तरीके की चीजें चल रही होती है। तुम्हें पेपर ऐसा प्रेजेंट करके देना है कि मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया, मतलब आपकी आंसर शीट देखे ना भाई एग्जामिनर, तो मतलब वो बोले कि भाई मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया, मतलब इतना प्यारा लिखा होना चाहिए हर एक चीज, कि एग्जामिनर जो है ना, आगे की अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है तो एग्जामिनर के नोटिस में ना आए वो चीज। तो मतलब इस तरीके से प्रेजेंटेशन इतनी कायदे से होनी चाहिए आप लोगों की। वो कैसी होंगी यार? देखो यहाँ पे देखो, अब इस अगर मैं इस राइटिंग की बात करूं, कहाँ जो है नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है, मैं होता ना इसके अंदर, मैं क्या करता भाई, सबसे पहले मैं कुछ स्टार्टिंग पॉइंट बनाता, ठीक है। अगर मुझे इतना ही आंसर लिखना होता, मैं कुछ जो है आंसर की कुछ स्टार्टिंग पॉइंट बनाता। फिर आंसर की मेरी क्या होती, बीच के अंदर बॉडी होती, ठीक है। फिर नीचे जो है मेरा कंक्लूजन होता, ठीक है, कुछ मेरा कंक्लूजन होता यहाँ पे, तब जाके मैं आंसर को फ्रेम कर रहा था। और हर एक चीज के नीचे ना, अगर मान लो मेरे यहाँ पे आंसर खत्म हो रहा है, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट कर देता, फिर लिखता 3-4 लाइनें, फिर उसके बाद अगर मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट करता और एक फ्रेमिंग कर रहा होता आंसर की। तब जाके एक टीचर को लगता है कि भाई बच्चा पढ़ा लिखा है, इसको चीजें आती है। देखो मैं ना आप लोगों को एक चीज बताता हूँ,
हम क्या करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, बट टॉपर वही बनता है जो पढ़ता है, उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स भी लेके चलता है। आप लोग अभी पढ़ रहे हो, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम करो। आंसर्स को अब डेली बेसिस पे लिखना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया है कि आखिरी दिन ही कोई शक्तियां आपके अंदर घुस जाएंगी, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, प्रेजेंटेशन के ऊपर आप अपनी एनर्जी लगाओ, बहुत मजा आएगा। और कुछ खासा चीजें जो आपको ख्याल रखनी है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंटर्स जरूर बना लेना। सबसे पहला आपको जो ध्यान रखना है, दैट इज योर मार्जिन। यार मार्जिन से मेरा क्या मतलब है कि आप ये मान लो, ये आपका पेपर मिला है आपको, ठीक है, हमारे इस तरफ तो लाइन हमारी होती है जहां पे हम क्या करते हैं, ऐसे आंसर नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। इस तरफ एक मार्जिन और बना के चलो अपने पेपर के अंदर, जो हम एज अ रफ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो यहां पे करो, ठीक है। कुछ भी अगर आपको आंसर की फ्रेमिंग करने, कुछ वैल्यू पॉइंट्स लिखने, कुछ की पॉइंट्स लिखने, यहां पर उन पॉइंटर्स को लिखो। फिर उसके बाद जो है आंसर को उन्हीं पॉइंटर्स की हेल्प से जो है फ्रेम करना शुरू करो। मैं कह रहा हूं आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी लगेगी, बहुत मजा आएगा। तो ये एटलीस्ट आप करना शुरू किया करो, इससे बहुत आपका इंप्रूवमेंट होगा। देन उसके बाद अंडरलाइन। यार देखो, सबसे बड़ी चीज, कोई भी आपने आंसर लिख दिया, ठीक है, मान लेते हैं हमने ये आंसर लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि ब्लू पेन से ही, देखो ये यहाँ पे मैं ब्लू पेन ही ले रहा हूं, तो मान लेते हैं ये ब्लू पेन से आपने आंसर किया है, उसके नीचे क्या करना, पेंसिल से एक पेंसिल लेके जाना, उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन मार देना। उससे होगा क्या, मान लो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके नीचे आप क्वेश्चन नंबर 5 अब यहाँ से स्टार्ट करो, तो दोनों के बीच में क्लैरिटी है कि ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये कहाँ शुरू हो रहा है। ये है बहुत छोटी बात, मुझे पता है बचपन से आपके टीचर्स ने आपको बताई होगी, बट बच्चों को याद नहीं रहती। आप प्रैक्टिस में डालो, क्योंकि इससे पहले बोर्ड नहीं थे भाई, अब बोर्ड है, समझ रहे हो। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये तीसरा पॉइंट अपने दिल और दिमाग के अंदर इस तरीके से डाल लो, नया सेक्शन अगर स्टार्ट हो रहा है तो नए पेज से ही स्टार्ट करो। चाहे भले आपका जो पुराना पेज है वो आपकी ऊपर की 3 लाइनों में खत्म हो गया, कोई बात नहीं, नए पेज से स्टार्ट करो कि बेटा अब मैं सेक्शन बी स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से कायदे से स्टार्ट करो। यार पता है तुम लोग क्या करते हो, यहां पे यहां तक पेज खत्म हो गए, यहीं सेक्शन बी स्टार्ट कर दोगे। अरे इतनी कंजूसी काय कर रहे हो भाई पेपर के अंदर, समझ रहे हो। नए सेक्शन से नए सेक्शन को नए पेज से स्टार्ट करो, प्रेजेंटेशन बनती है आपकी बहुत बढ़िया, समझ रहे हो। एग्जामिनर को क्लैरिटी रहती है कि भाई इसका सेक्शन यहाँ खत्म हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आपको क्या ख्याल रखनी है, पेज में कंजूसी। देखो ये पॉइंट तो यहीं से निकल के आ रहा है, मैं देख रहा हूं बच्चे भाई क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। मान लो आपने यहां से क्वेश्चन नंबर 7 लिखना शुरू किया, 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, 4 लाइन लिखी, नीचे ऐसे एक बाउंड्री होती है ना, इसके नीचे इतना स्पेस होता है, बंदे इस आंसर को खत्म करने के लिए यहां भी लिख रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई, एग्जामिनर को ईज दो। एग्जामिनर को पता है कि यहां पे आंसर खत्म हो रहा है, तो मुझे पन्ना पलटना है, वो पलट लेगा। और यहां पे भी लिख रहे हैं तो उसके नीचे भी लिख रहे हैं, और क्या होगा भाई, क्या हो, या तो आपको पता हो कि भाई मेरा इतना जो ये आंसर है मुझे नेक्स्ट पेज से ही लिखना चाहिए, नीचे मुझे मेरे चांसेस है कि नीचे वाली लाइनों तक चला जाए, तो अपने नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। और अगर हो भी गया है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो अगले पन्ने के अंदर दो लाइनें लिखने का भी क्या मतलब, 2 लाइनें लिखने में क्यों कंजूसी कर रहे हो, या 2 वर्ड लिखने में भी क्यों कंजूसी कर रहे हो। 33 36 30 पेज के इसके आसपास की जो आपकी जो है वो पूरी शीट होती है, कहीं से कहीं तक कमी नहीं आएगी आप लोगों की, ठीक है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेंसिल। यार देखो, जो भी मैंने आपको मार्जिन्स, रफ वर्क और आपकी अंडरलाइन बनाने के लिए बोला है, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको पेंसिल से करो, या फिर अपने आंसर्स के अंदर जो भी हाईलाइट वाला पार्ट करोगे, मान लो ये आपने आंसर लिखा है, ठीक है, जिस भी कीवर्ड को आपने हाईलाइट किया है, आप देखो करने को उसको ब्लू पेन से भी कर सकते हो, जिस पेन से आप करके जाते हो आप पेंसिल से भी हाईलाइट कर सकते हो, कि ऐसे करके उन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन मार दी। उससे होगा क्या, एग्जामिनर को चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। अब ये नहीं कि अंडरलाइन मारने के लिए काला पेन यूज़ करो। यार देखो, वैसे आप ब्लैक और ब्लू दोनों पेन से ही कर सकते हो, बट मैं पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप ब्लू पेन से अगर स्टार्ट हुए, ब्लू पेन से ही करते चलो, उसी से जो है अंडरलाइन मारते रहो। और काटा पिटी जो है ना भाई, वो बहुत तरीके से करो, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या करना है। देखो, कट ओनली इन अ सिंगल लाइन। यार देखो, हमें पता है क्या लगता है, जैसे हम लिखते चले गए, ठीक है, लिखते चले गए, अब मान लेते इतने पार्ट के अंदर और यहाँ पे इतने पार्ट के अंदर कुछ एरर हो गया, या यहाँ पे भी एक एरर हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसको यूँ घुमा देंगे, ऐसे कर देंगे, इसको भी ऐसे कर देंगे, इसको भी ऐसे कर देंगे। नहीं यार नहीं, बिल्कुल मत करो, ये दिखने में बहुत गंदा लगता है। सिंपल कुछ नहीं करना, ये लिखा आपने, उसको बस एक यू करके काटा मार दो और आगे बढ़ जाओ, एक यू करके काटा मार दो और आगे बढ़ जाओ। ये पता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो लाइन है ना मेरे भाई, ये कभी कभी एग्जामिनर के नोटिस में भी नहीं आती है, समझ रहे हो। अगर तुमने ये कर दिया ना,
तो ये तो एग्जामिनर के नोटिस में आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा। लेकिन जब एग्जामिनर ध्यान से पढ़ेगा तो एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पे गलती हो रहा है, कि बच्चे ने काट रखा है। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई साहब मैं कह रहा हूँ थोड़ा ना साइकोलॉजी गेम खेलो। उन जो एग्जामिनर होंगे उनकी थोड़ी सी एज हो रखी होगी, और उनके पास दिन के अंदर बहुत से पेपर्स होते हैं जो चेक करने होते हैं। भाई मेरे पास दिन के अंदर 100 150 200 पेपर आ जाना, मैं पागल हो जाऊँ, मैं लिटरली कह रहा हूँ। और टीचर्स के पास आते हैं, वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, तो आप उनको ईज बना के दो। आप तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो कि ये देखो सर मैंने यह गलती कर रखी है। मत दो ना, ये सारे मौके ही मत दो ना, ठीक है। देन उसके बाद अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि यूज ओनली ब्लू पेन। जो आप ब्लू पेन से स्टार्ट करो, ब्लू पेन से ही लिखते रहो, उसी से अंडरलाइन करो। अपने जो आप जो है कोशिश करो कि जो आंसर्स की फ्रेमिंग कर रहे हो उसके अंदर चार्ट्स का इस्तेमाल करो, मैक्सिमम चार्ट्स का इस्तेमाल करो, फ्लो चार्ट्स जो होते हैं उनका आप इस्तेमाल करो। इससे आपका आंसर की जो प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव्ड रहेगी। तो चीज़ों को कंक्लूड करता हूँ मेरे भाई, गंदी हैंडराइटिंग होना मार्क्स डिडक्शन के लिए नहीं है कि भाई उससे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। आपकी प्रेजेंटेशन गंदी है ना अगर, तो आपके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा डिडक्ट होंगे। वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, लेटर्स के बीच में अच्छा सा खासा स्पेस छोड़ो, ताकि एग्जामिनर को चीज़ें समझ में आए। हमें जो है हमारी बात एग्जामिनर को समझानी है, हमें मौका नहीं देना उन्हें जो है हमारे मार्क्स काटने का। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। इन पॉइंटर्स को प्लीज़ कहीं नोट करके रखिएगा, और अब जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं इन पॉइंटर्स का खासा आपको ख्याल रखना है। और यकीन मानो आपके एग्जाम डेज आते आते आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव फील करोगे। ऐसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। बाकी आप लोगों को पता है मैं आप लोगों की प्रॉपर पूरी प्रिपरेशन जो है वो इंग्लिश की करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ये जो है पूरा टाइम टेबल मैंने दिया हुआ है। आप लोगों के फ्लेमिंगो की जो है प्रॉपर पूरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी मैं करा रहा हूँ। आज जो है आपका अनसीन पैसेज जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ, और ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ प्रॉपर पूरा देख रहे हो सीक्वेंस के अंदर, सारी चीज़ें जो सीक्वेंस के अंदर मैंने अरेंज करके रखी हुई है। तो आप लोगों की प्रॉपर बोर्ड की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे हो रही है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।